एक से एक धुआंधार पॉलिटी और हिस्ट्री के सेट हम लोग लगाते जा रहे हैं और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जबरदस्त सेट लगाते रहिएगा रेगुलर, बहुत कम टाइम में बहुत सारा ज्ञान इसमें मिलता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन आपको सुनोगे ना तो अजीब अजीब थोड़ा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है सर, अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री की थोड़ी ना होती है, सिलेक्शन होती है या इलेक्शन होती है, इलेक्शन में जो चुना जाता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो शपथ ग्रहण होता है प्रधानमंत्री का, तो कोई ना कोई तो चुनता है, तभी तो शपथ लिया जाता है ना। और आर्टिकल 74 और 75 इस बात की पूरी जानकारी देता है। तो 74-75 आर्टिकल किसके बारे में है? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट करते हैं किसको? बताइए किसको करते हैं? ये करते हैं प्रधानमंत्री को अपॉइंट। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अधिकतम अवधि क्या है? कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने साल तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक बार हमारे देश में भारत में प्रधानमंत्री चुना गया तो फिर वो बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहेगा ही, ऐसा नहीं है। वो कितने साल तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल? जल्दी से बताइए। सो ये बना रहेगा 5 साल के लिए। 5 साल के बाद फिर जनरल इलेक्शन होता है। एक चीज याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा का सिर्फ जनरल इलेक्शन होता है, राज्यसभा का ऐसा चुनाव नहीं होता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? बड़ा अच्छा सवाल है ये, आपको जवाब देना चाहिए क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखो ये चैप्टर लगाने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वाला आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, और 2 चीजें याद रखना है आपको, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री? देख रहा हूं मैं, सब जल्दी जल्दी बताओ। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है हमारा प्रधानमंत्री, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कहा जाए, ठीक है, ये स्पेशली मैं बता रहा हूं, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। क्लियर है ये चीज? अब पूछोगे सर ऐसा क्यों है, ये तो वो है, तो पॉलिटी की डिटेल वीडियो जब देखेंगे ना आप लोग, जब देखेंगे तो वो चीज समझ जाओगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? 75, 76, 78 या 80? कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? आपको लगता है कि इस अनुच्छेद के तहत उनकी नियुक्ति की बात की गई है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, आप में से जो समझदार बच्चे हैं वो कमेंट कर भी रहे हैं। देखिए डेली 8 बजे और शाम में 7 बजे और 9 बजे भी अलग अलग क्लासेस प्लान्ड है, आप इन प्लान्ड क्लास में जरूर एंटर करिए। और ये है आर्टिकल 75। क्लियर है ये चीज? क्या है आर्टिकल 75? इसी में यानी 75वें अनुच्छेद में ये बात किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज? इधर आते हैं। भारत के संविधान के अनुसार मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितना होता है? बहुत ही सुंदर और अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन पूछा गया है बड़े बड़े एग्जाम्स में, लाइक बीपीएससी, यूपीएससी और इन सब एग्जाम्स में, और इसके रिलेटेड फैक्ट्स भी हम बताएंगे। तो भारत के संविधान के अनुसार अधिकतम आकार जो है लोकसभा के सदस्य का 15% सदस्य यानी 540, 45, 42 ये होता है अभी का, मतलब 545 मान के चलते हैं, 552 है लेकिन पीओके वाला अभी घट जाता है तो 545 तक ही रहता है। तो 545 में 2 चला जाता है एंग्लो इंडियन को, तो 43 बच गया। इनका 15%, तो आप खुद सोच लो, 15 बच्चे कितना हो गया? 75, 15 5 75। तो आपके जो सदस्य होंगे यानी मंत्री परिषद के लोकसभा के टोटल 75 सदस्य होंगे। क्लियर है ये चीज? ये याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा आपको। लोकसभा के 15% सदस्य जो हैं इसके अनुसार होते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही अच्छा सवाल। अच्छा, यहां इंग्लिश में भी है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है? तो ये शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। यहां अध्यक्ष मत समझिएगा, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? अच्छा, आपने सुना होगा कि भारत में बूढ़े बूढ़े लोग ही प्रधानमंत्री बनते हैं, ऐसा देखते भी होंगे आप, सुनते भी होंगे कि जो भी है भाई वो बूढ़ा होने चला है या मतलब आधा एज तो पार ही हो गया है। तो भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल, 35 साल,
40 साल और 45 साल कितना है बताइए। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। अब याद रखिएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री होने के लिए 30, 35, 40 या 45 कितना हो सकता है। चलो यहाँ पे आपको एक क्लू दे देता हूं मैं, आप इसका आंसर जरूर हमें करके बताना। इसमें लोकसभा की जो सिलेक्शन की एज है, मतलब लोकसभा के जो सांसद बन सकते हैं वही एज का फैक्टर यहाँ लागू होगा। ठीक है, डी वाले ऑप्शन को 25 कर देते हैं। अब जरूर आप आंसर करिए, इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो 30, 35, 40 और 25। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या छाया मंत्री? अच्छा, शैडो मिनिस्टर होता है इंग्लैंड में, तो आप इससे नहीं घबराइएगा। डिप्यूटी मिनिस्टर, कैबिनेट, स्टेट, डिप्यूटी और शैडो मिनिस्टर। कौन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट नहीं होते? देखो दो तीन चीज होती है, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, तो जो सबसे हेड मिनिस्टर है उनका नाम है डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, उनका काम क्या है? रक्षा को देखना, सबसे हेड है। उसमें भी स्टेट मिनिस्टर होते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर भी हो सकते हैं जो इनका हेल्प करते हैं। जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इंजीनियरिंग हो सकता है, तो वो अलग अलग चीजों को देखते हैं। क्लियर है ये चीज? नहीं तो वैसे कौन केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है? तो ये छाया मंत्री या शैडो मिनिस्ट्री जो होती है ये हिस्सा नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद में बराबरों में प्रथम किसे मानते हैं? जैसे इसको कहते हैं फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। ये इंग्लिश से ही लिया गया है, हिंदी में तो हम ट्रांसलेशन कर देते हैं, बट ये चीज समझ लीजिए आप कि दुनिया में अगर आपको बहुत अच्छा कुछ बनना हो या बहुत आगे जाना हो तो हिंदी बहुत समय तक साथ नहीं दिखाएगा। इसमें गलती हमारी ही है, क्योंकि अंग्रेजों ने सोची समझी साजिश के तहत हिंदी और जो भारत की लोकल व्यवस्थाएं थी उसको खत्म कर दी, है ना। तो अब हम अपने ही नजर में ये ऐसा समझते हैं कि कोई बहुत अच्छी किताब हिंदी में नहीं मिलेगी, और ऐसा है भी। अभी का जो रिसर्च है, अभी के जो बड़ी बड़ी राइटर्स हैं वो सब इंग्लिश में लिखते हैं। ये मैं भारत लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल की। तो इंटरनेशनल लेवल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना हो तो हिंदी में मिलेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो आप? तो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स में नाम आता है प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, सभी में इक्वल्स हैं लेकिन फर्स्ट में उनको बुलाया जाएगा, फर्स्ट पे प्रिविलेज दी जाएगी। ही इज द लीडर ऑफ द नेशन। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है, आपको सोच के जवाब देना है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, व्हाट कैन प्रेसिडेंट डू? Veto the prime minister's decision, dismiss the prime minister, call for referendum, seek advice from the Supreme Court। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अगर मान लो किसी चीज पे राष्ट्रपति सहमत नहीं है तो वो क्या करेंगे बताइए? तो प्रधानमंत्री के फैसले पे तो विटो, ये सेंटेंस ही गलत है। जो प्रधानमंत्री के फैसले पे विटो करके क्या करेंगे? वो तो विटो वाला सिस्टम अलग होता है। ठीक है, विटो का मतलब होता है कि भाई हम नहीं पास होने देंगे। तो वो तो जब बिल जाएगा उनके पास, तो उनके पास ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं इस विटो, पॉकेट विटो या के अलावे, कि वो साइन करके भेजे ही ना, अपने ऑफिस में पड़े रहने दें, है कि नहीं है? ये चीज है। लेकिन यहां पे एक जबरदस्त पावर है, वो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है, इसे लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा, और इसे सीधे राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी जरूरत है, इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो देखो भाई, सीधा समझो, प्रधानमंत्री का इस्तीफा जो होता है, ये इसमें कोई किसी को बाध्य तो नहीं कर सकता है कि भाई हमको दे दो रिजिग्नेशन या उनको दे दो। तो क्या इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है या सीधे राष्ट्रपति को सौंपा जा सकता है? ए और सी में सिर्फ आप सोचो। मान लो प्रधानमंत्री को लग रहा है कि भाई हमारी सरकार अब नहीं चलने वाली है, तो जनरली इस केस में क्या किया जाता है? वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सर्व्स एज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक्ट्स एज ए बैकअप फॉर द प्राइम मिनिस्टर, coordinates the work of various ministries, chairs the Rajya Sabha session।
व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का क्या भूमिका है? भारत में कभी कभी उप प्रधानमंत्री होते हैं, तो सरकार के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री के लिए बैकअप के रूप में काम करता है, विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय करता है, राज्यसभा सत्र की अध्यक्षता करते हैं। उप प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनिएगा, ये उप राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही है। तो राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता तो उपराष्ट्रपति करते हैं। सरकार के औपचारिक यानी कि ऑफिशियल प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं या प्रधानमंत्री के बैकअप के रूप में कार्य करते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सही है प्रधानमंत्री के बैकअप। मान लो प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो ये रहते हैं। प्रधानमंत्री अगर नहीं है या तबीयत खराब हो गई या किसी कारण से उनकी सरकार में कम बहुमत है, तो ये चीज। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या कैबिनेट सचिव। मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होगी तो राष्ट्रपति का क्या लेना देना है भाई? जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है बहुत रेयर केस में, तो राष्ट्रपति का अपना रोल है, तो इसको लीड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला सवाल, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अगर पुराना चैप्टर किसी भी स्टूडेंट ने देखा होगा उसको तो ये पता ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ना पता हो। अटॉर्नी जनरल के बारे में हमने सारा क्वेश्चन करवा दिया था और ये वहीं से लिया गया। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति की बात हो रही है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात होती है, और कानून मंत्री। कौन सा सही होगा? ठीक है, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? बताइए। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर। तो ये बनाए जाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हिंदी में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी से संबंधित है? और बहुत ही अच्छा ये सवाल है, और इस वीडियो को शुरू होने में ही मैंने इसका जिक्र किया था, तो बताइए हमें। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी से संबंधित है वो कौन सा है? बहत्तर, 74, 75। सभी लोग 74 और 75 में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको मैं समय देता हूं इसका आंसर कमेंट करने का मेन कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सभी लोग गड़बड़ हो रहे हैं। उस पर सोचने समझने की जरूरत है, थोड़ा किताब का पन्ना पलटने की जरूरत है। और मैं जिक्र जब करता हूं तो ध्यान से सुना करो। मंत्रिपरिषद में बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मंत्रिपरिषद में मंत्री तो हैं लेकिन कोई उनको पोर्टफोलियो नहीं है। एक राज्य विहीन मंत्री, अनावंटित मिनिस्ट्री, बड़े पैमाने पर मंत्री, बिना पोर्टफोलियो के मंत्री, स्टेटलेस मिनिस्टर, अनअलोकेटेड मिनिस्टर, मिनिस्टर एज लार्ज, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, व्यवहारिक क्वेश्चन है। एक्चुअली आप सोचोगे तो बना दोगे, प्रैक्टिकली अगर इसको सोचोगे तो आप इसको बना सकते हो। क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसको कह सकते हैं बिना पोर्टफोलियो के मंत्री, पोर्टफोलियो विदाउट, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? तो एक्स ऑफिसर जो हैं प्लानिंग कमीशन के, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। ये कौन होते हैं भाई चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के? अच्छा, प्लानिंग कमीशन तो अब सपनों में आता है, मतलब नहीं आ रहा है, तो मतलब उसका प्लानिंग कमीशन का कार्य खत्म हो गया। तो हम फिर भी इसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, भारत में योजना आयोग ये अब नहीं रहा, मतलब योजना आयोग अब बस किताबों में पढ़ना है, इसकी जगह पे अब नीति आयोग आ गया है, NITI। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म जरूर बताइए। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ। कितने गैप होने चाहिए? 3 महीने का, 6 महीने का, 5 महीने का या 6 महीने का? तो मैक्सिमम गैप जो हो सकता है संसद के 2 सदनों के बीच में वो 6 महीने का हो सकता है। अगर 6 महीने से ज्यादा होगा तो वही है, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय से समन जाने लगेगा कि हाँ भाई क्यों नहीं हो रहा है सत्र। मैक्सिमम गैप जो है वो क्या हो जाएगा? 6 मंथ।
सदन के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल अनुमत है, कितना अंतराल हो सकता है, तो 6 महीने का। भारत में संघ और राज्यों के बीच समन्वय के लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा, भारत में राज्य भी है, संघ है। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है हमारे यहाँ। देखो, दो तरीके का फेडरलिज्म होता है, एक सम्मितीय और असम्मितीय। असिमेट्रिकल का मतलब होता है, एसिमेट्रिकल का मतलब जैसे जहां पे अलग अलग राज्यों को अलग अलग प्रिविलेज, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इनमें जो ट्राइबल हिल्स होते हैं या असम हो गया, इनको अलग अलग पावर प्राप्त है। तो हमारे देश में ऐसा तो जैसे झारखंड में भी है ट्राइबल पॉपुलेशन, उसको तो ये पावर नहीं दे रहे हैं। तो किसी किसी को थोड़ा बहुत ज्यादा पावर है। देखा होगा आपने, जम्मू कश्मीर को भी 370 के साथ स्पेशल पावर था। तो इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। और जिसमें सिमेट्रिकल होगा मतलब किसी को कोई पावर नहीं। जैसे अमेरिका में 50 स्टेट है, सभी को बराबर की पावर है कि नहीं? तो प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। बड़ा अच्छा सवाल है ये। समन्वय के लिए रखा जाता है किसको? राज्यपाल को। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है जो राष्ट्रपति को वित्त और आर्थिक मामलों से संबंधित मामलों पर सलाह देता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, आर्थिक सलाहकार परिषद या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो इसमें जो है संवैधानिक निकाय है जो राष्ट्रपति को वित्त और आर्थिक मामलों में सलाह देता है, तो वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन का नाम आपने सुना होगा, अगला फाइनेंस कमीशन को भी बना दिया गया है और उसके जो मेंबर्स हैं उन सबको जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हो सकता है हम आपको बता ही दे। व्हाट इज द नेक्स्ट है, विभिन्न राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार को क्या कहते हैं? एकात्मक, संघीय, गठबंधन, राष्ट्रपति। ये तो आप बेहतर जानते होंगे अभी। तो इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार या गठजोड़ की सरकार, है ना। लोकसभा के विपक्ष का नेता किसके द्वारा चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है? विपक्ष का नेता। जैसे अभी विपक्ष के नेता कौन है अभी करंट टाइम में? ये है राहुल गांधी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाए, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, और लोकसभा अध्यक्ष या भारत में मुख्य न्यायाधीश। तो ये काम जो है विपक्ष के नेता को भी चुना जाता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर अ मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? क्या शब्दों का इस्तेमाल होता है जो ना तो हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो दोनों सदनों में किसी का मेंबर नहीं है? नॉन पार्टीशन मिनिस्टर, नॉन वोटिंग मिनिस्टर, नॉन रेजिडेंट मिनिस्टर, नॉन मेंबर मिनिस्टर। ये भी एक अच्छा सवाल है, उस मिनिस्टर को क्या कहते हैं जो किसी भी हाउस, जैसे आपको मैं बताता हूं, आपने मनमोहन सिंह का नाम सुना होगा। मनमोहन सिंह, उनको राज्यसभा से चुना गया, वो गुरदासपुर या किसी सीट से लड़े थे आई थिंक, बट वो नहीं चुने जा सकते थे, इसलिए मतलब चुनाई इलेक्शन नहीं जीत पाए, तो ऐसा बना, उनको राज्यसभा से चुना गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस मंत्री का कार्यकाल क्या है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? गैर मतदान, नॉन वोटिंग मिनिस्टर, नॉन रेजिडेंट। अच्छा, कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का नहीं होते हुए भी 6 महीने तक मिनिस्टर बना रह सकता है। इसी मिनिस्टर को 6 महीने में सदस्यता लेना होगा किसी ना किसी का, तो कोई इस्तीफा देगा या कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो बन जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? नॉन पार्टीशन मिनिस्टर या नॉन वोटिंग मिनिस्टर? अभी तक आपने देख लिया होगा, जरूर हमें बताइएगा। अनिवासी मंत्री बहुत लोग कह रहे हैं, चलो हिंट दे दिया है मैंने, इसका सवाल का सही आंसर जरूर करिएगा। हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म? लोकसभा को खत्म करने का अधिकार उसके टर्म से पहले किसको है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो डिसॉल्व करने का पावर राष्ट्रपति को ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा के समय से पहले भंग करने का दायित्व या अधिकार किसको है? तो ये है अध्यक्ष को। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान जोड़े गए हैं? तो 52वां संविधान संशोधन, 61वां, 73वां या 91वां? तो बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। आपको मैंने राजीव गांधी का एग्जांपल दिया था। राजीव गांधी के टाइम में जो लीडर्स थे वो इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी जा रहे थे, उस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी जा रहे थे, है ना। तो ये जो है प्रोग्राम 52वें संविधान संशोधन के बाद खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।